हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन में इम्पॉर्टेंट टॉपिक मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेशन के लाभ कौन कौन से होते हैं और ऑटोमेशन की हानियाँ कौन कौन से होती हैं। इस टॉपिक के बारे में आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट स्टडी करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को आप भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट पाने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं वो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ ऑटोमेशन। ऑटोमेशन प्रणाली के लाभ तथा ऑटोमेशन प्रणाली की हानियाँ कौन कौन सी होती हैं, उसी के बारे में हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले की वीडियोस में मैंने ऑटोमेशन के बारे में काफ़ी अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन किया है कि ऑटोमेशन होता क्या है, ऑटोमेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। यदि आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा जाके। वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के अंत में मैं प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको समझ में आ जाएगा कि ऑटोमेशन होता क्या है, ऑटोमेशन के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो चलिए मैं आपका एक बार क्विक रिवीजन करा दूं कि ऑटोमेशन होता क्या है। तो ऑटोमेशन की हम बात करें तो ऑटोमेशन जो होता है वो प्रोडक्शन का एक प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बेस्ड जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं किसी इंडस्ट्री में उत्पादन को आसानी से, नियमित रूप से और नियंत्रित करने के लिए वहाँ पर हम ऑटोमेशन का प्रयोग करते हैं। तो इसको आप इस प्रकार भी कह सकते हैं कि ऑटोमेशन जो है वो प्रोडक्शन का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंतर्गत हम मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर बेस्ड जितने भी प्रोसेस होते हैं उनका प्रयोग करके किसी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन को आसानी से कर सकते हैं, नियमित रूप से कर सकते हैं और प्रोडक्शन को हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये हमारा ऑटोमेशन होता है। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं हम यहाँ पर ऑटोमेशन के लाभ, यानी कि मेरिट्स ऑफ ऑटोमेशन कौन कौन सी होती हैं। तो पहला पॉइंट आपका आता है कार्य घंटों में कमी। जैसे इसकी हेडिंग से ही क्लियर होगा कि कार्य घंटों में कमी की का आपका यहाँ पर क्या मतलब है। तो मैं यहाँ पर इसको बता दूं, कार्य घंटों में यहाँ पर कमी से मतलब है कि कम समय में अधिक से अधिक कार्य हो। ये आपका ऑटोमेशन का मेरिट में फर्स्ट पॉइंट है कि कार्य घंटों में कमी। देखिए, मानव की हमेशा इच्छा रहती है कि उसे कम समय में अधिक कार्य करना पड़े तथा उत्पादन जो है वो अधिक हो। ऐसा संभव हो सकता है केवल ऑटोमेशन के द्वारा। तो आपका पहला पॉइंट आता है कार्य घंटों में कमी का मतलब है कि कम समय में कार्य करना पड़े और जो हमारा प्रोडक्शन हो वो अधिक मात्रा में हो। तो वो हमारा कार्य घंटों में कमी, यानी कि वर्किंग टाइम में कमी वो आपकी आती है फर्स्ट पॉइंट में। चलिए सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। सेकंड पॉइंट आपका आता है दुर्घटनाग्रस्त मानव क्षति में कमी, यानी कि जितनी भी दुर्घटनाएं होती हैं ऑटोमेशन के आने से उसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य आती है। अब इस पॉइंट को समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है कि सीधे उत्पादन से, यानी सीधे प्रोडक्शन से न जुड़े होने के कारण लेबर को चोट लगने की संभावना कम रहती है। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि जब किसी इंडस्ट्री में क्या होगी कि मशीनें वर्क करेंगी, वहाँ पर लेबर कार्य नहीं करेंगे, तो उस स्टेट में क्या होगा कि आपके जो लेबर हैं उनको चोट लगने की संभावना कम रहेगी। जैसे पहले लेबर कार्य करते थे मशीनों पर, लेकिन अब क्या है कि मशीनें ऑटोमेटिक आ गई हैं। तो मशीनें, उनमें प्रोग्राम फिट कर दिए जाते हैं और मशीनें जो हैं अपना काम स्वयं कर लेती हैं। तो वहाँ पर जो है कि मानव दुर्घटना में जो क्षति होती थी उसमें कमी आती है। नेक्स्ट देख लेते हैं रिजेक्शन में कमी। अब रिजेक्शन में कमी का क्या मतलब है, इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर रिजेक्शन में कमी का मतलब है कि पहले जो प्रोडक्ट था वो पहले मानव के द्वारा निर्मित किए जाते थे, तो उसमें क्या था कि कुछ ना कुछ जो है उसमें त्रुटि आ जाती थी, उसमें मार्जिन ऑफ एरर रहता था। लेकिन अब क्या है कि जब से हमारे पास ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, उनमें एक बार आप प्रोग्राम फिट कर दीजिए, जितने भी शेप एंड साइज का आपको प्रोडक्ट चाहिए वो उसी प्रकार का एकदम एक्यूरेट प्रोडक्ट बनाकर देती हैं। तो उससे क्या होता है कि रिजेक्शन में कमी आती है।
तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि ऑटोमेशन प्रक्रिया के दौरान मॉनिटरिंग होने से कार्यखंड के रिजेक्ट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। तो यहाँ पर मतलब है कि पहले जब मैन्युअली कार्य होता था कि लेबर के द्वारा उस प्रोडक्ट का निर्माण होता था, तो वहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर ज़्यादा रहता था। लेकिन जब से आपकी ऑटोमेटिक मशीनें आ गई हैं, तो वहाँ पर क्या है कि किसी भी प्रोजेक्ट के रिजेक्ट होने की जो संभावना है बहुत कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन ऑफ एरर जो होता है वो बहुत कम होता है। तो ये आपका है रिजेक्शन में कमी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। नेक्स्ट आपका पॉइंट है मुश्किल कार्य संभव। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन आपकी लिखी गई है कि ऐसी प्रक्रियाएं जो मानव के द्वारा करनी संभव ना हो, जैसे आपकी एटॉमिक रिएक्शन हो गई, हाई टेम्परेचर पर आपकी जो फोर्जिंग हो गई, वो आपकी क्या है कि ऑटोमेशन के द्वारा ही केवल संभव है। यदि वहाँ पर आप मैनुअली कार्य करोगे तो वहाँ पर जो है दुर्घटना की संभावना काफ़ी अधिक हो जाती है। तो जो हमारी जितने भी हमारी मुश्किल कार्य थे, ऑटोमेशन के आने से वो काफ़ी ईजी तरीके से हम कर लेते हैं। वही डेफिनेशन आपकी यहाँ पर लिखी गई है कि ऐसी प्रक्रियाएं जो मानव के द्वारा करनी संभव ना हो, जैसे एटॉमिक रिएक्शन में। एटॉमिक रिएक्शन क्या है कि यहाँ पर मानव द्वारा कार्य नहीं हो सकता है क्या, इसको हम केवल ऑटोमेटिकली तरीके से ही हम एटॉमिक रिएक्शन को हम कर सकते हैं। उसी प्रकार हम बात करें कि हाई टेम्परेचर पर फोर्जिंग करना, जब कोई आपकी हाई टेम्परेचर पर कोई आपकी वस्तु गर्म होती है तो वहाँ पर फोर्जिंग करने में यदि हम मैनुअली करेंगे तो वहाँ पर हमें जलने का खतरा रहता है, चोट लगने का खतरा रहता है। और वहीं पर हम यदि उसी कार्य को हम ऑटोमेटिकली तरीके से करते हैं तो वहाँ पर वो जो कार्य होते हैं वो काफ़ी संभव हो जाते हैं, काफ़ी सरल हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसका यही मतलब है कि जितने आपके हार्ड वर्क हैं उनको करने में आसानी होती है ऑटोमेशन के द्वारा। उदाहरण आपका दिया गया है, जैसे आपके एटॉमिक रिएक्शन हो गए, हाई टेम्परेचर पे फोर्जिंग करना, ये केवल आपका ऑटोमेशन के द्वारा ही संभव है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका आता है गुणवत्ता में सुधार, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल जो है उसमें आप सुधार कर सकते हो ऑटोमेशन के द्वारा। तो यही लाइन ये बता रही कि गुणवत्ता में सुधार, जब से आपका देखिए जब से आपका ऑटोमेशन आया है तो सारी जो आपके प्रोसेस होती हैं वो प्रोग्राम के द्वारा फिट कर दी जाती हैं आपकी मशीनों पर। और जो मशीन आपकी जो आप मशीन को निर्देशित करते हो वही उसी प्रकार से आपकी मशीन वर्क करती है। तो वहाँ पर क्या होगा कि किसी भी कार्य के कार्यखंड के जो आपके खराब होने की संभावना बहुत कम रह जाती है। तो बात करूं कि जैसे पहले था कि कोई भी प्रोडक्ट क्या था कि मैन्युअली डिज़ाइन किया जाता था, तो वहाँ पर क्या था कि प्रोडक्ट में गलती होने की संभावना तो रहती थी, साथ ही साथ उसका जो क्वालिटी है वो भी अच्छा नहीं रहता था। देखिए जब से हमारा ऑटोमेशन आया है प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार हुआ है, साथ ही साथ जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक ही साइज़ के बनते हैं। और इससे क्या होता है कि इंटरचेंजेबिलिटी का जो हमारा सिद्धांत होता है उसको यहाँ पर अपनाया जा सकता है कि हमें किस प्रकार का कितने शेप एंड साइज का प्रोडक्ट चाहिए, उसको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें उसकी गुणवत्ता बदल सकते हैं, उसका शेप एंड साइज हम मशीनों के द्वारा बदल सकते हैं। तो यही था आपका गुणवत्ता में सुधार का मतलब, कि ऑटोमेशन के आने से प्रोडक्ट की गुणवत्ता में काफ़ी सुधार हुआ है। जो आपके प्रोडक्ट बनते हैं एक ही शेप एंड साइज़ के बनते हैं, और अतः इनमें क्या है कि इंटरचेंजेबिलिटी का जो सिद्धांत है उसको अपनाया जा सकता है। इंटरचेंजेबिलिटी से मतलब है कि आप जब चाहें किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट बना सकते हैं, किसी भी प्रकार का उसका शेप एंड साइज रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि आपके जो आपका मार्केट है, मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ती है। जब आप प्रोडक्ट सही बनाएंगे, आपका प्रोडक्ट सही होगा तो क्या होगा कि मार्केट में ज़्यादा बिकेगा। जब मार्केट में ज़्यादा बिकेगा तो वहाँ पर आपके प्रोडक्ट की जो है वैल्यू बढ़ेगी। जब वैल्यू बढ़ेगी तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। तो इससे क्या होगा कि आपको एक प्रकार से प्रॉफिट होता चला जाएगा और आपको वहाँ पर काफ़ी प्रॉफिट मिलेगा। और वहाँ पर ऑटोमेशन के प्रयोग करने से हमारा ये भी एक वहाँ पर एडवांटेज रहता है कि प्रोडक्ट
जो हमारा बनता है वो काफ़ी अधिक मात्रा में हम ऑटोमेशन के द्वारा बना सकते हैं। मैनुअली क्या होता था कि कुछ ही प्रोडक्ट बनाते थे, लेकिन ऑटोमेशन के आने से हम एक कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये था आपका मेरिट्स ऑफ ऑटोमेशन। अब देख लेते हैं ऑटोमेशन के डिमेरिट्स, यानी कि ऑटोमेशन के दोष कौन कौन से होते हैं, ऑटोमेशन के जो हानियाँ हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो पहला आपका होता है कि बेरोज़गारी का बढ़ना। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि बेरोज़गारी कैसे बढ़ती है। पहले था कि हमारे जो लेबर थे वो कंपनी में वर्क करते थे, लेकिन उनका स्थान आज आज के मॉडर्न ज़माने में मशीनों ने ले लिया है। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारे पहले लेबर वर्क करते थे वो हो चुके हैं बेरोज़गार, उनके स्थान पर कार्य कर रही हैं मशीनें। तो ये होता है आपका बेरोज़गारी का बढ़ना। मतलब जहाँ पर पहले लेबर वर्क करते थे, मैनुअली वर्क होता था, अब लेबर को हटाकर वहाँ पर मशीनें ला दी गई हैं। तो क्या हो गया कि जो लेबर कार्य करते थे वो हो चुके हैं आपके बेरोज़गार। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि सारे जो श्रमिक हैं उनकी आवश्यकता नहीं होती है। मशीनों को चलाने के लिए भी हमारे क्या है, लेबर की आवश्यकता होती है, ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। लेकिन क्या होती है कि कम मात्रा में वहाँ पर ऑपरेटर की, श्रमिक की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि बेरोज़गारी की समस्या बढ़ती है। पहले क्या था कि उसी फैक्ट्री में 10 लोग कार्य कर रहे थे, लेकिन मशीनों के आने से अब वहाँ पर 2 लोग कार्य कर रहे हैं। तो मशीन को भी ऑपरेट करने के लिए भी आपका लेबर होना चाहिए, तभी तो आपकी मशीनें वहाँ पर कार्य करेंगी। तो यहाँ पर कुल मिलाकर कहने का हमारा मतलब है कि पहले क्या था कि अधिक लेबर की आवश्यकता थी, लेकिन मशीनों के द्वारा जब ऑटोमेटिक तरीके से कार्य होने लगा तो वहाँ पर क्रम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। तो आपकी वहाँ पर बेरोज़गारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है मानव कौशल में कमी। मानव कौशल में कमी का मतलब है कि पहले जब मशीनें नहीं थी तो क्या करते थे कि आदमी क्या करता था कि उसको मैनुअली यानी हाथों के रूप से कार्य करता था। लेकिन जब से आपकी ऑटोमेटिकली मशीनें आ गई हैं, तब से क्या है कि श्रमिकों को जो भी अपना स्किल है उसको दिखाने का अवसर नहीं मिल पाता है, क्योंकि इतना टाइम किसी भी इंडस्ट्री के पास नहीं रहता है। इंडस्ट्री क्या करती है, क्या चाहती है कि कम समय में वो जितने से ज़्यादा प्रोडक्ट को बना ले, तो वो कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो यहाँ पर मानव कौशल में कमी का मतलब है कि जो हमारे लेबर हैं उनको अपनी स्किल दिखाने का अवसर नहीं मिलता है। तो वो आपका मानव कौशल में कमी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका है प्रारंभिक लागत में अधिकता। अब यहाँ पर प्रारंभिक लागत अधिक का क्या मतलब है कि जब हम किसी भी मशीन को खरीद कर लाएंगे तो वहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट पहले क्या करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा, काफ़ी सारा पैसा लगाना पड़ेगा, तो वहाँ पर हम मशीन लाएंगे। तो यहाँ पर ये आपका कहने का मतलब है प्रारंभिक लागत अधिक से कि आपको वहाँ पर ऑटोमेटिक मशीनें यदि आप लगाना चाहते हैं तो पहले आपको इन्वेस्टमेंट यानी कि आपको पहले अधिक लागत लगानी पड़ेगी। तो वही आपका कहता है कि ऑटोमेटिक मशीनों की जो प्रारंभिक लागत होती है वो काफ़ी अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट आपका आता है अधिक दक्ष ऑपरेटरों की आवश्यकता। यानी कि वहाँ पर मशीन को चलाने के लिए जो आप ऑपरेटर लाएंगे तो उसको क्या है उनका कि वेल ट्रेंड होने की आवश्यकता होगी। तो वहाँ पर क्या है कि अधिक दक्ष ऑपरेटरों से आवश्यकता से मतलब है कि जब आप मशीन लाएंगे तो मशीन को चलाने के लिए आपका ऑपरेटर भी तो चाहिए। अब ऑपरेटर को क्या होगा कि उसकी इफ़िशियंसी अधिक होनी चाहिए। अब इफ़िशियंसी का मतलब है कि जो हमारा ऑपरेटर आएगा वो क्या होगा कि उसे मशीन को चलाने का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। तो यही आपका कहता है कि अधिक दक्ष ऑपरेटर की वहाँ पर आवश्यकता होती है। अब देखिए यदि आपका कम इफ़िशियंसी होगी ऑपरेटर की तो वहाँ पर आपकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ कर जाएगी। वहाँ पर आपकी हो सकता है कि जो आपका प्रोडक्ट बने उसकी क्वालिटी अच्छी ना हो
और यदि आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो वो मार्केट में नहीं बिकेगी। तो वहाँ पर आपका मशीन को चलाने के लिए एक कुशल यानी दक्ष ऑपरेटर की आवश्यकता होती है। और जितनी भी आपकी ऑटोमेटिक मशीनें होती हैं वो जटिल होती हैं। तो यहाँ पर आपका जो ऑटोमेटिक मशीनें हैं उसके जटिल होने का मतलब है कि यदि आपका ऑपरेटर जो है वेल ट्रेंड नहीं होगा तो वहाँ पर उसको वर्क करने में काफ़ी अधिक मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। और उसकी जो इंस्टॉलमेंट जब आप करोगे उसमें भी उसके लिए भी आपको एक अच्छे ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मशीन को चलाने के लिए हमें एक वेल ट्रेंड ऑपरेटर की आवश्यकता होगी। साथ ही उसको सेटिंग करने के लिए यानी कि हमें उस मशीन को किस प्रकार चलाना है, उससे किस प्रकार का प्रोडक्ट बनाना है, मशीन को कब बंद करनी है, कितनी उसकी इफ़िशियंसी होनी चाहिए, कितनी उसको एनर्जी देनी है, तो वो काम आपका करता है एक वेल ट्रेंड ऑपरेटर करता है। तो यहाँ पर ऑपरेटर की आप जो भी आप ऑपरेटर लाएंगे वो आपका वेल ट्रेंड होना चाहिए। नेक्स्ट आपका यहाँ पर पॉइंट है अनुरक्षण लागत अधिक होती है। इसका मतलब है कि मेंटेनेंस जो आपकी कॉस्ट होगी वो काफ़ी अधिक हो जाती है। अब मेंटेनेंस जो आपकी कॉस्ट होती है उससे मतलब है कि जब आप मशीन को लाएंगे, मान लीजिए आपकी मशीन वहाँ पर ख़राब हो जाती है तो उसको मेंटेनेंस करवाने के लिए आपको अधिक पैसे लगाने पड़ेंगे, क्योंकि जो आपकी मशीन है वो ऑटोमेटिकली तरीके से कार्य कर रही है। तो वहाँ पर उसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होगा वो भी अपेक्षाकृत अधिक होगा, जो भी आपके तुलना करें मैनुअली मशीन से। तो ज़्यादा जो आपकी जटिल प्रक्रियाएं होती हैं और जो उनके पार्ट्स होते हैं उनके अनुरक्षण की यानी मेंटेनेंस जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी अधिक हो जाती है। वो आप में जो ऑटोमेशन प्रक्रिया होती है उसके अंतर्गत। तो ये कुछ आपके पॉइंट थे जिसको मैंने यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको काफ़ी सारे पीडीएफ और नोट्स प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो जाकर आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिएगा। वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं हम आपसे फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू आप सभी का वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।